हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके इम्पैक्ट को पढ़ने से पहले हमारा ये टॉपिक आता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉपुलेशन। अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक कनेक्शन बिल्ड होने लग जाता है। जैसे हम टू डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। ए कंट्री है, कोई बी कंट्री है, वो दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंस उनकी स्टार्ट हो जाती है। कोई ए कंट्री जो है वो इम्पोर्ट कर रही है बी से, वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो ये सब इन दोनों के बीच में ऐसा चलता रहता है। ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, अब ये इनके बीच में जो हो रहा है ना इंटरकनेक्टेडनेस, तो ये किस वजह से हो रहा है। या तो वो लोग क्या चाहते हैं एक दूसरे से, या तो वो गुड्स का ट्रेड कर सकते हैं, सर्विसेज का ट्रेड कर सकते हैं, पीपल का ट्रेड हो सकता है, आइडियाज़ का, एक्सपर्टीज़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इन सब का जो ट्रेड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से पहले जब ये ग्लोबलाइजेशन हमारा नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कोई एक कंट्री है, वो क्या करती थी, खुद ही बनाती थी, खुद ही अपने उस उधर अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देती थी, और वहाँ पर उसी मार्केट के अंदर उस सामान को बेच दिया जाता था। बट अब जब से ग्लोबलाइजेशन हमारी आ गई है, तो तब से क्या होता है, जैसे कोई भी दो कंट्रीज़ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रेड कर सकती है। ए कंट्री के जो पीपल है वो बी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, बी कंट्री के एक्सपर्टीज़ जो है वो ए कंट्री में आके जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके का उन दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। तो ये इनके बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस एक जुड़ जाता है, और दोनों का बीच में एक डिपेंडेंस यहाँ पर होने लग जाता है। इट इज़ ड्रिवन बाय एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, आइडिया, पीपल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जब डिपेंडेंस होता है, तो डिपेंडेंस किन चीज़ों के बीच में होता है, तो या तो वो गुड्स का ट्रेड करते हैं, सर्विसेज का करते हैं, आइडियाज़ का करते हैं, पीपल का करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का करते हैं। तो ये सब कब किया जाता है, जब वो नेशनल बॉर्डर से बाहर जाके कुछ भी काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। एज अ कॉन्सेप्ट इट फंडामेंटली डील विद फ्लो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्लो के साथ में ये डील किया जाता है, मतलब कुछ उनके बीच में एक ट्रेड होगा। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ट्रेड की वजह से ही लगता है। तो ग्लोबलाइजेशन के बीच में यहाँ पर आइडिया भी आता है, यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी आता है। तो ये इन सब चीज़ों के साथ में ये लगता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। इट हैज़ ब्रॉट मैनी चेंजेस टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड अफेक्टेड डिफरेंट कंट्री इन अ डिफरेंट वे। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना हमारा, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक की वजह से, या ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम इसके इम्पैक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट है वो दो तरीके से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट, और सेकंड आता है आपका नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, इंक्रीज इन एफडीआई, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, इंक्रीज ट्रेड। और नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर आपका आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट, थ्रेट टू स्मॉल बिजनेसेस, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स, और ब्रेन ड्रेन। अब यहाँ पर मैंने दोनों के ही 8 पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। या तो क्वेश्चन आएगा इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो अगर इन दोनों ही केसेस के अंदर जो इसका आंसर बनता है, वो इसका आंसर यही बनेगा, इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। तो ये इसका एक कंप्लीट एक आंसर यहाँ पर बनता है। तो अब कुछ भी अगर स्टार्ट होता है, तो अगर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे तो नेगेटिव तो अपने आप ही होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव इम्पैक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। Globalization has contributed to India economics growth by promoting trade and investment opportunity, leading to an increase in GDP and job opportunity.
अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे एक इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आने लग जाती है। ग्रोथ किस तरीके से आती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था सिग्निफिकेंस के अंदर। तो सिग्निफिकेंस का मतलब भी बेनिफिट्स ही होता है, तो वही पॉइंट्स यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर आता है आपका सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई भी कंट्री जो है वो अगर अपनी कंपनी को किसी और कंट्री के अंदर जाके सेटअप करती है, तो अब उसने कंपनी सेटअप कर ली, सिर्फ कंपनी सेटअप करने से ही तो काम नहीं बन जाएगा। वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, आइडियाज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर वो जॉब्स देगी, लोगों को क्या होगा, जॉब जनरेशन होगा। जॉब जनरेशन होगा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होने लग जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारी जो जीडीपी है वो यहाँ पर अच्छी आएगी। तो ये आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अलाउड इंडिया टू एक्सेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम अदर कंट्री विच हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या आता है, जैसे कि जैसे टाइम टू टाइम अपडेट आता है ना फ़ोन के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी अपडेट आता है, तो उस अपडेट को हमें वहाँ पर अपने कंपनीज़ के अंदर भी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है, तो जो भी इसके अंदर अपग्रेडेशन आ रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, तो उसको उस टाइम पे हमें वहाँ पर अडेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आ रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, तो उसके अंदर जितना भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हमें उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, cultural exchange. Globalization has led to cultural exchange where Indians have learned and adopted practice and tradition from other countries which has enriched the diversity of Indian culture. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे बाहर के जो फॉरेन फेस्टिवल्स होते हैं वो भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। जैसे कि जो क्रिसमस होता है वो इंडियन फेस्टिवल तो नहीं है, बट जो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो यहाँ पे मनाया जाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर हो गया दिवाली। अब जो दिवाली फेस्टिवल है वो इंडियन फेस्टिवल है, बट कहीं सारी कंट्रीज़ के अंदर दिवाली फेस्टिवल को भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इससे क्या होता है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन लेकर आते हैं ना, तो उससे एक कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। लोग एक दूसरे को भी कल्चर को यहाँ पर समझने लगते हैं कि इनके कल्चर की ये वैल्यू है, तो इस कल्चर को हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ पीपल का ही इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, सिर्फ लोग इधर उधर जॉब करने नहीं जाते, यहाँ पे कल्चर का भी एक्सचेंज होता है। एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के भी कल्चर को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद आता है आपका इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Globalization has led to an increase in FDI in India, which has helped in the development of infrastructure, technology and job opportunity. ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई कंट्री है, जैसे कोई यूएसए हमारी कंट्री है, उसने इंडिया के अंदर कोई अपनी यहाँ पर लगाया, कोई कंपनी को सेटअप किया। अब कंपनी उसकी सेटअप होगी तो वहाँ के जो लोग होंगे वो इधर भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्या करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडीआईज करेंगे, यहाँ पर उस कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। तो जो भी वो मनी यहाँ पर लगाएंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री है उसके अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट आएगी। और साथ के साथ में अगर कोई भी कंट्री जो है किसी भी कंपनी के अंदर जाके अपनी कंपनी को वहाँ पे सेटअप करती है, तो उससे क्या होगा, एक जॉब जनरेशन होता है, जॉब क्रिएशन आएगा, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। तो यह आता है आपका इंक्रीज इन एफडीआई के अंदर। इसके बाद आता है आपका improvement in education. Globalization has led to an improvement in the education system in India with the establishment of international university, collaboration with foreign institution and access to online education. अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने जैसे अभी देखा कि कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, तो उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से एजुकेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। एजुकेशन के अंदर ऐसा इम्प्रूवमेंट आया है कि अगर जैसे कोई इंडियन स्टूडेंट है, उसको फ़ॉरेन में जाकर स्टडी करनी है, तो वो वहाँ पे जाके इजीली वहाँ पे स्टडी कर सकता है। साथ के साथ अगर कोई फ़ॉरेन कंट्री है, उसकी जो ब्रांचेज़ होती है, जो उसकी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी कोई ब्रांचेज़ इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी स्टडी कर सकता है। या फिर अगर उसको कोई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स उसे पसंद आ रहा है और वो यहाँ पर ही इंडिया के अंदर ही उसको स्टडी करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू भी वहाँ पर उससे पढ़ सकता है।
तो ये सारे जो इम्प्रूवमेंट है, तो ये सब हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखने को मिले हैं। अब कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, यहाँ पे कोलैबोरेशन भी कर लेती है। जैसे कि आईआईटी मद्रास हो गई, वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन कर दे। आईआईटी दिल्ली यहाँ पे किसी कंट्री के साथ में कोलैबोरेशन कर दे। तो ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, इनका कोलैबोरेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अलाउड इंडियन बिजनेस टू एक्सेस अ इंटरनेशनल मार्केट इन लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब अगर आपका ग्लोबलाइजेशन आता है ना, उससे क्या होता है, यहाँ पर आप इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको वाइडर मार्केट को आप वहाँ पर गो थ्रू जाके कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट को भी आप देख सकते हैं, जिससे ग्रोथ आएगा आपका एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। साथ के साथ में यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद आपका पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। जैसे कि अभी हमने बात की कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आता है, तो उसी तरीके से हेल्थ केयर जो सेक्टर होता है उसके अंदर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया विद द अवेबिलिटी ऑफ एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज फ्रॉम अदर कंट्री। जैसे कि अभी आपको कोविड के टाइम पर जो एक मेडिसिन थी, तो उस टाइम पर उस मेडिसिन का बहुत मेंशन था कि ये मेडिसिन किस कंट्री के पास में है, या जो इस मेडिसिन को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है वो किस किस कंट्रीज़ के पास में अवेलेबल है। तो उस टाइम पे ये देखा जा रहा था कि किस कंट्री के पास में है, तो वो मेडिसिन की उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के पास में अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जो दूसरी कंट्री होती है ना, वो उससे थोड़ा-सा वहाँ पे एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देती है, या फिर जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, उसकी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर अपने कंट्री के अंदर लेकर आने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमें मेडिकल इक्विपमेंट लेकर आना है, तो वो भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री से जाके लेकर आ सकते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड एंड लेस बैरियर। इसके अंदर आता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया इंक्रीज ट्रेड विद अदर कंट्री एंड ऑल्सो रिमूव सम बैरियर टू अट्रैक्ट एफडीआईज एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री के अंदर हमें अच्छे से ट्रेड करना है ना, तो हमें जो बैरियर्स होते हैं ना, जो हमारे ट्रेड बैरियर्स है, उसको वहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इंडिया ने भी क्या किया है, ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो बैरियर्स है उसको वहाँ पर या तो रिमूव कर दिया है, या फिर उसको लेस कर दिया है। अब लेस करने की वजह से क्या होता है, जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है ना वो अच्छी होगी, एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफडीआई के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट जो हमने देखे हैं, ये हमने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं। यहाँ पर ये जो 3 बेनिफिट्स हैं, ये हमारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। अभी तक जो हमने 8 पॉइंट्स देखे हैं, वो हमने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं कि इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, और अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को यहाँ पर क्या-क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। Access to wider variety of product. Globalization has led to an increase in the availability of a wider variety of product in the Indian market. Consumer have access to product from different country and cultures and can choose from a range of option. अगर देखो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होता है ना, तो उससे क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं ना, उनके पास में एक वाइडर वैरायटी के यहाँ पे चॉइसेस वहाँ पर उनके पास में आ जाती है कि उनको किस वैरायटी का वहाँ पे प्रोडक्ट को वहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता है कि वो किसी भी बेस्ट का वहाँ पर चूज़ कर सके। सेकेंड पॉइंट बनता है आपका लोअर प्राइस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन विच हैज़ रिजल्टेड इन लोअर प्राइस फॉर मैनी प्रोडक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ही सारे जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, तो हर कंपनी ये चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हो। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइजेज़ होती है उसको भी यहाँ पर या तो कम करना पड़ता है, या फिर जो भी मार्केट के अंदर रेट अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये थे इसके 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर improved quality. Globalization has led to an improvement in the quality of product available in the market. Companies in India are adopting international standard to improve quality of their product. अब ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से
अब सब कंपनीज़ ये चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वही सबसे ज़्यादा सेल हो। तो कंट्रीज़ क्या करती है, अपनी कंपनीज़ के अंदर क्या करती है, या तो लोअर प्राइस रखती है और उसकी जो क्वालिटी है ना अपने प्रोडक्ट की, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखती है, जिससे वो मार्केट के अंदर लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव कर सके और साथ के साथ जो उसका प्रोडक्ट है उसी की सेल सबसे ज़्यादा वहाँ पर हो। तो इसलिए वो क्या करती है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है ना उनको वहाँ पर अडॉप्ट करती है, जिससे उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो वहाँ पर इम्प्रूव हो सके। तो ये यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स थे जो बेनिफिट करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन इंडिया विद लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी इन मैनी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, तो जो इंडियन पीपल होते हैं ना वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर जाके अपना काम को वहाँ पर स्टार्ट करते हैं, या फिर जो हमारे इंडियन के जो पीपल होते हैं ना वो चीप लेबर में अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो बाहर की कंपनीज़ होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो हमारी कंपनीज़ वहाँ पर लगती है ना, तो वो क्या करती है, वहाँ पर उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देती, उनको पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कराया जाता है। साथ में जो उनकी वेजेज़ होती है, जो उनकी सैलरी होती है, वो वहाँ पर थोड़ी कम रखी जाती है। और ये जो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती, किसी भी टाइम पे उनको निकाल दिया जाता है। जैसे कि कोविड के टाइम पर यहाँ पे बहुत सारी जो एमएनसीज़ कंपनीज़ थी, उन्होंने क्या किया था, अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे अपनी कंपनी से वहाँ पे निकाल दिया था। तो ये आता है आपका फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि लेबर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड पॉइंट आता है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। Globalization has led to an dependence on import, which has led to a decline in domestic production and increase in the trade deficit. अब इसके अंदर क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती है ना वो डिपेंड करने लग जाती है इम्पोर्ट के ऊपर ही। वो मतलब वो अपने कंट्री के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो क्या करती है, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब दूसरी कंट्री से ही अगर सारा सामान आने लग जाएगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म होती वहाँ पे दिखने लगेगी। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेड डेफिसिट्स है, जो भी हमारे जो नेगेटिव बैलेंस है वो यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है आपका threat to small businesses with the entry of multinational corporation and the dominance of big player in the market। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बात भी यहाँ पे बोली जाती है कि एक बड़ी मछली जो होती है ना वो छोटी मछलियों को खाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे अगर जो एमएनसीज जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, उनकी वजह से क्या होता है, जो जो छोटी बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल या तो ख़त्म होते दिखाई देते हैं या फिर वो बिल्कुल लेस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, थ्रेट होता है स्मॉल बिजनेसेस पर। फोर्थ आता है आपका कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द कल्चरल होमोजेनाइजेशन वेयर लोकल कल्चर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ग्लोबल ट्रेंड एंड प्रैक्टिस लीडिंग टू द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अब इस पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि कल्चर का एक्सचेंज होता है, तो कल्चर एक्सचेंज कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, अपने खुद के ट्रेडिशंस को ही, अपनी खुद की जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, उनको ही वहाँ पर भूलना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना ही बंद कर देते हैं। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आता है आपका unequal distribution of benefits. Globalization has led to an unequal distribution of benefits where some sector and region have benefited more than others, leading to income inequality and regional disparity। अब इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं ना उनको प्रायोरिटीज़ थोड़ी ज़्यादा मिली जाती है और कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी कम मिली जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक डिसबैलेंस था यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ सेक्टर के अंदर कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट्स अवेलेबल है और कुछ सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं है। तो इसमें एक अनइक्वल बैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे इनकम के अंदर भी इनइक्वालिटीज़ आती है और रीजनल डिस्पैरिटी भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। Environmental degradation. Globalization has led to an environmental degradation due to increased production and consumption of goods, leading to air and water pollution। अब जैसे कि हमें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो हमारी कंपनीज़ है वो यहाँ पर अगर सेटअप होने लग जाएंगी, तो उनको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब उन्हें लैंड चाहिए होगा तो वो क्या करेंगे, ट्रीज़ को वहाँ पे कट करेंगे। ट्रीज़ को कट करेंगे, साथ में जो भी उनकी फैक्ट्री है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जो भी वो काम करेंगे, उससे क्या होगा, जो पोल्यूशन होगा वो हवा में जाएगा, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन जनरेट होगा। साथ में उन्होंने ट्रीज़ को कट किया तो ट्रीज़ के लिए भी वहाँ पर बेकार है।
लैंड उन्होंने ख़राब करी, और जो भी उनका वेस्ट होता है अगर वो पानी के अंदर वहाँ पे डालेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये आता है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। Loss of traditional job. Globalization has led to the loss of traditional job in agriculture and other sector, leading to rural-urban migration and unemployment. अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होती है तो जो भी हमारे, जैसे हमारे कुछ लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, तो वो क्या हो गया, उनको वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो वहाँ से शिफ्ट करके क्या करेंगे, शहर के इलाकों की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन होगा तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर थे या जो भी वहाँ के अदर सेक्टर थे, वहाँ पर लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इससे क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है ब्रेन ड्रेन। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द ब्रेन ड्रेन इन इंडिया विद द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल टू डेवलप्ड कंट्री फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर सैलरी। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो भी स्किल्ड लेबर्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम इंडिया के अंदर काम ना करें, हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, उन्हें ज़्यादा हायर सैलरी मिल रही होती है, हायर वेजेस मिल रहे होते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या यहाँ देखने को मिलता है, ब्रेन ड्रेन होता है, जो भी यहाँ के अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये आते हैं आपके नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसके बाद में हमने लास्ट देखा है कि कंक्लूजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा बेटर ऑप्शन है। Globalization has had both positive and negative impact in India. It is important for India to balance the benefit and challenges of globalization to ensure sustainable development. तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। अब वो इंडिया के ऊपर है कि वो किस तरीके से इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखती है, या तो इंडिया या फिर वो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे बैलेंस बना के रखेगी इन दोनों के बीच में, जिससे क्या हो सके, आने वाले टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हम यहाँ पर देख सकें। तो ये इसका हमने यहाँ पे एंड में कंक्लूजन भी बता दिया है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा है ग्लोबलाइजेशन और साथ में उसके इम्पैक्ट देखे हैं, जिसको हमने देखा था पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।